तो इस लास्ट पीरियड में हमने जो कॉन्सेप्ट देखा वो सर्विस सेक्टर्स क्या है इसके बारे में हमने समझा। सर्विस सेक्टर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो हमने समझा। आज उसमें और एक थियरी हम पढ़ने जा रहे हैं कि सर्विस सेक्टर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, सर्विस सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन हमारे एम्प्लॉयमेंट में क्या है, सर्विस सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में क्या है, सर्विस सेक्टर्स का एडवांटेजेस क्या है। तो इससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि व्हाई वी आर कंडक्टिंग दिस टाइप्स ऑफ चैप्टर्स, कि सर्विस सेक्टर्स हमारा प्रेजेंट में क्या उसका रोल है और फ्यूचर में क्या उसका रोल है, वो आज हम दिखाने जा रहे हैं आपको। तो हमारे पेज नंबर 15 नंबर पर है, ये थ्योरी ऑलरेडी आपको दिया है, तो देखो। अकाउंटिंग फॉर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज का इंपॉर्टेंस हमारे इकोनॉमिक में क्या है, नेशनल इनकम पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। द इंडियन टूरिज्म, थोड़ा स्पीडली होगा, द इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द की ड्राइवर्स ऑफ द ग्रोथ अमॉन्ग द सर्विस सेक्टर्स इन इंडिया। जितने भी सर्विस सेक्टर्स हैं उसमें से ये एक इंपॉर्टेंस ड्राइवर है। की मींस इंपॉर्टेंस ड्राइवर है। टूरिज्म इन इंडिया इज एम्प्लॉयमेंट जनरेटर। ये क्या, इसको क्या बोलते हैं हम, एम्प्लॉयमेंट जनरेटर। एंड इट इज द सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री। फॉरेन एक्सचेंज अगर हमको डिराइव करना है तो ये इसका एकदम इंपॉर्टेंट सोर्सेस है। टोटल कंट्रीब्यूशन जितना इंपॉर्टेंस है वही हम पढ़ते हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन बाय ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर्स इन इंडिया इंक्रीज फ्रॉम 15.24 trillion, that is US dollar to 34.03 billion in a 2017 में उसका पोर्शन इतना था। वो बढ़ के मोर देन डबल हो गया, देख लो 32.0.5 ट्रिलियन इन 2028 होगा। दैट मीन्स 10 इयर्स में उसका जो पोर्शन है वो तकरीबन डबल हो जाएगा। Travel and tourism is the third largest foreign exchange earner for India. इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का जो सोर्सेस है उसमें ये थर्ड नंबर का है। शायद वो एमसीक्यू में आपको पूछ सकते हैं। ड्यूरिंग द 2018 फॉरेन टूरिज्म अराइवल्स, एफटीए का से फॉर द एग्जांपल आपको यदि आपको एब्रिविएशन पूछे तो ये आपको आना चाहिए। फॉरेन टूरिज्म अराइवल इन इंडिया stood at 10.56 million, achieving a growth rate of 5.20% year on year। हर साल इतना ग्रोथ होता है और वो होके कितना हुआ 10.56 million in a January 2019, stood at 1.10 million, up 5.30 compared to 1.0.5 million year on year। जो 1.5 मिलियन 0.5 1.05 मिलियन था वो बढ़ के कितना हुआ 1.10 मिलियन हो गया। 0.5 का उसमें बढ़ापा हो गया। टोटल एम्प्लॉयमेंट इन द सेक्टर्स इज एक्सपेक्टेड टू राइज 52.3 मिलियन जॉब्स बाय 2028। मींस इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की कैपेसिटी ये सेक्टर्स में है, इतना अंदाजा है 2028 तक। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अ टारगेट। गवर्नमेंट का टारगेट कितना है 20 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट ट्रैवलर्स अराइवल्स बाय 2020 में कितना था 20 मिलियन एंड डबल द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग एज वेल। और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का कितना टारगेट था, डबल था। तो समझो हमारा जो ये सेक्टर्स है वो सेक्टर्स का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, ये इंट्रोडक्शन में बताया गया है। टूरिज्म इन इंडिया कितने टाइप्स के हैं, तो कई टाइप के टूरिज्म हमारे देश में है। तो यहाँ लिखा है कि हमारा जो देश है इंडिया है वो सिनोनिम ऑफ डाइवर्सिटी एंड possesses the rich cultural
एंड जियोग्राफिकल हेरिटेज। हमारे देश में कई सारे हेरिटेज प्लेसेस है, कई सारे कल्चर्स हैं, और वो भी रिचेस्ट कल्चर है। सपोज कि अभी गणपति उत्सव गया, तो गणपति उत्सव में आप देखो कि गणपति उत्सव का टर्नओवर 20,000 करोड़ हुआ। तो ये तो एक बॉम्बे की बात हुई, और वो भी बॉम्बे की बात है। तो समझो कि हर एक देश में, सपोज कि केरला में उनका कल्चर है, सपोज कि साउथ में उनका कल्चर है, सपोज कि कश्मीर में, कन्याकुमारी में उनका कल्चर है। तो सभी लोग अलग अलग प्रकार के कई सारे फेस्टिवल मना रहे हैं। तो वो देखने के लिए लोग जाते हैं। हर एक कल्चर में कुछ डिफरेंशिएट होता है। ऐसा कह सकते हैं कि हर एक कल्चर में कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। तो हमारा जो देश है वो डाइवर्सिटी है, सिनोनिम्स ऑफ डाइवर्सिटी है, मीन्स कई सारे उसमें अलग अलग प्रकार के कल्चर्स है। तो उसी के आधार पे हमारे जो टूरिज्म डेवलप हुए हैं वो अलग अलग है। से फॉर द एग्जांपल, लेजर टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म। लेजर मीन्स आपको सिर्फ आराम करने के लिए जाना है। एडवेंचर मीन्स ये लोग एडवेंचर, सपोज की पर्वत पे चढ़ते हैं, वो सब एडवेंचर टूरिज्म, उसी के लिए भी लोग जाते हैं। कई लोग ऐसे लेह लद्दाख तक, अहमदाबाद से लेह लद्दाख तक रॉयल एनफील्ड लेके कितने सारे बच्चे जाते हैं। उसका एक स्पेशल टूरिज्म पैकेज है, उसमें पैसा भरना होता है, आपको अपना बाइक लेके जाना है, बाकी का सब वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो एडवेंचर टूरिज्म बोलते हैं उसको। बिजनेस टूरिज्म है, रिलीजियस टूरिज्म है, इको टूरिज्म है, इंसेंटिव टूरिज्म है। अलग अलग प्रकार के हर एक टूरिज्म का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है। हर एक टूरिज्म में कुछ ना कुछ नया है। एजुकेशन टूरिज्म मीन्स एजुकेशन के लिए जाते हैं। स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन टूरिज्म, बैकपैकिंग टूरिज्म है, स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज्म है। कल्चर स्पेशल इंटरेस्ट मीन्स आपको आपको आप जो डिमांड करते हो उस टाइप का टूरिज्म है। वो पिक्चर, वो एक मूवी था, वो तीन फ्रेंड्स का, वो जो ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें आपने देखा होता है। तो इस टाइप के कई सारे टूरिज्म हमारे देश पे चल रहे हैं। कल्चरल टूरिज्म, तो ये टूरिज्म पैकेज अलग अलग अवेलेबल है। ऐसा कहते हैं कि टूरिज्म इज अ सेक्टर दैट मैं सभी नहीं पढ़ता हूँ, जो इम्पोर्टेंस है वही पढ़ता हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है इस सब्जेक्ट के लिए। टूरिज्म इज अ सेक्टर दैट अर्न सब्सटेंशियल फॉरेन एक्सचेंज फॉर आवर इकोनॉमी। बहुत बड़ा पार्ट वहाँ फॉरेन एक्सचेंज का ये सेक्टर्स में से मिलता है। जनरेट एम्प्लॉयमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। अप्रोक्सीमेटली 90 जॉब क्रिएशन पर 10 लाख ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो तो तकरीबन 90 लोगों को जॉब मिलता है। तो सबसे कम इन्वेस्टमेंट और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ये सेक्टर्स में। इसीलिए गवर्नमेंट और पर्टिकुलरली मोदी ये सेक्टर्स को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। The tourism and hospitality sectors generate FDI inflow in Indian rupees 73.5 billion in 2016 and cumulative inflow सभी का total 544.48 billion during the 2000 January 2020 to December 2016, means 2000 से 16 तक हमारा कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है टोटल क्यूमुलेटिव 544.48। इसके एडवांटेजेस कौन से हैं? तो इंडिया ऑफर जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, अट्रैक्टिव बीचेस है हमारे देश में। 30 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। कितनी है? 30। कुछ भी प्रकार के एमसीक्यूज आ सकते हैं। एंड 25 बायोजियोग्राफिक जोन्स है। इंडिया हैज अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ नीचे नीचे टूरिज्म प्रोडक्ट, मींस एनटीपी, मीन्स क्रूज है, एडवेंचर्स है, मेडिकल है, वेलनेस है, स्पोर्ट्स है, माइक है, इको टूरिज्म है, फिल्म रूरल है, रिलीजियस टूरिज्म। अलग अलग प्रकार की अलग अलग डाइवर्सिफाइड टूरिज्म हमारे कंट्री में अवेलेबल है। इंडियन टूरिज्म सेक्टर ऑफर्स कॉस्ट इफेक्टिव येट क्वालिटी ट्रैवल एंड लॉजिंग ऑप्शंस। क्वालिटी ट्रैवल होती है और लॉजिंग ऑप्शंस भी होते हैं, मीन्स रहने का भी अलग अलग प्रकार के ऑप्शन होते हैं। अगर आप प्राइम एरिया में रहोगे तो ये आपका बजट होगा, थोड़ा दूर रहोगे तो ये बजट होगा, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। इंडिया प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस index is a 5.59 and closer to the best score 6.62 achieved by the Iran.
and only lags a handful of the country in the price competitiveness. Means price competitiveness हमारे देश में सबसे कम है. हमारे देश का प्राइस एकदम नॉर्मल है दूसरे देश के कंपैरिजन में. देखो यहाँ अलग अलग देश के लिए है. सपोज कि 6.62 है ईरान में, मलेशिया में है 5.76, और तुनिशिया में है 5.61, गैम्बिया में है 5.90, यमन में है 5.91, इंडोनेशिया में, इजिप्ट में अलग अलग है. स्विट्जरलैंड इज द लिस्ट. स्विट्जरलैंड में एकदम लिस्ट प्राइस कॉम्पिटिटिव है एंड हैज कॉस्टलीस्ट विद द स्कोर ऑफ 2.57. जितना कम होता है उतना कॉस्टली होता है, जितना ज्यादा होता है उतना ही जितना ज्यादा होता है उतना ही उसमें कम प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस कम होती है. मीन्स जो कम है उसका प्राइस कॉस्टली होता है और जो ज्यादा है उसका प्राइस कम होता है. अमॉन्ग द ब्रिक्स कंट्रीज, जो ब्रिक्स कंट्री है ना, उसमें इंडिया स्कोर हायर ऑन द कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस. ब्राजील 4.51, रशिया 4.99, चाइना 5.1 एंड अफ्रीका 4.99. जब इंडिया का कितना है 5.59. मीन्स जितना ज्यादा इतना चीप, ऐसा होता है इसमें. जितना कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस ज्यादा इतना उसको चीप कंसीडर करते हैं. एवेन्यूज ऑफ ग्रोथ, माइस हमने आगे देख लिया था. तो माइस का फुल फॉर्म क्या है? मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कन्वेंशंस एंड एग्जीबिशन इज अ ग्रोइंग सेगमेंट. अभी जो लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं तो वो लोग मीटिंग करने के लिए आगे अलग अलग जगह जाते हैं, इंसेंटिव्स लेने के लिए अपने एम्प्लॉयज को इंसेंटिव के लिए जाते हैं, कन्वेंशन के लिए जाते हैं. बस हमारे कंपनी में एक बार तो यहाँ ही ले ही जाना है, कन्वेंशन प्रणाली का. और एग्जीबिशन के लिए दूर दूर तक जाते हैं. कई सारी कंपनियां, ये कापड़ की कंपनी है, मेरे फ्रेंड की कापड़ की दुकान है, तो वो लोगों को वो कापड़ ऑर्डर लेने के लिए वो लोग 2 दिन 3 दिन की टूर रखते हैं, तो एग्जीबिशन के लिए रखते हैं. इज अ ग्रोइंग सेगमेंट ऑफ द टूरिज्म इन इंडिया. कौन सा ग्रोइंग सेगमेंट है? माइस. माइस मीन्स मीटिंग, इंसेंटिव, कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन. एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज आईसीटी एंड टूरिस्ट सर्विसेज. इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफर मैनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. अगर इसमें आप हॉस्पिटैलिटी जितनी ज्यादा होगी उतने इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ने से कई सारे अदर प्रोजेक्ट को भी बढ़ावा मिलता है. Ecotourism क्या है? Ecotourism is becoming increasingly popular among the foreign tourists, and India's endowment of natural resources position is a prime destination for the same. Ecotourism means वहाँ नेचर ही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है, तो वो हमारे इंडिया में बहुत पॉपुलर हो रहा है और फॉरेनर्स को वो बहुत अट्रैक्टिव कर रहे हैं. तो फॉरेनर्स को, फॉरेन टूरिस्ट को कौन सा टूरिज्म अट्रैक्टिव होता है? तो वो इको टूरिज्म. ऐसा एमसीक्यूज में आ सकते हैं. जो जो मैं लिखता हूँ वो आप बाजू में लिखते जाना. इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है. द परचेजिंग पावर ऑफ द ट्रैवलिंग इंडिया. द परचेजिंग पावर ऑफ द ट्रैवलिंग Indian tourist abroad in relation to the purchasing power of inbound tourist. मीन्स अब्रॉड अगर आपका देखे तो इनबाउंड टूरिस्ट टू इंडिया है. सो स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट इन द इंडिया नेक्स्ट एक्सपोर्ट पोजीशन इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म. मीन्स जो परचेजिंग पावर है ऑफ द ट्रैवलिंग इंडिया, मीन्स इंडियन टूरिस्ट का जो परचेजिंग पावर है अब्रॉड में, इसके कंपैरिजन में जो इनबाउंड टूरिस्ट है जो इंडिया में है उसका परचेजिंग पावर में इंप्रूवमेंट देख सकते हैं, और इससे आधार पर हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ फॉरेक्स, समझ लो, इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ फॉरेक्स. तो फॉरेक्स है तो इंडिया हैज अ नेक्स्ट एक्सपोर्टर ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज ड्यूरिंग द 2008 to 15 का. कौन, किसने बोला है? फॉरेक्स ने बोला है कि इंडिया हॉस्पिटल, इंडिया का जो एक्सपोर्टर है, तो नेट एक्सपोर्टर ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज. द गवर्नमेंट has also been making a serious effort. गवर्नमेंट भी इसमें सीरियस एफर्ट्स लगा रही है
to boost the investment in the tourism sector. 100% FDI गवर्नमेंट ने अलाउड किया है, तो 5 years उसमें कौन से गवर्नमेंट उन लोगों को फैसिलिटीज दे रही है, तो आप समझ सकते होते अलग अलग कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ होटल्स एंड रिसोर्ट, रिक्रिएशन फैसिलिटीज, सिटी एंड रीजनल लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब गवर्नमेंट कर रही है और इससे इसको बढ़ावा मिले। अब 5 years टैक्स हॉलीडे, 5 years टैक्स हॉलीडे मीन 5 years तक आपको उस पे टैक्स पे करना नहीं है, हैज बीन ऑफर्ड फॉर 2, 3 और 4 स्टार कैटेगरी होटल्स लोकेटेड अराउंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक्सेप्ट दिल्ली एंड मुंबई। तो यूनेस्को का क्या मीनिंग है वो भी आगे आएगा। तो ये सब आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि गवर्नमेंट 2, 3 और 4 सेक्टर की कैटेगरी के होटल्स आप ओपन करते हो तो कहाँ, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ एरिया है, इसके जरिए वहां अगर आप 2 स्टार, 3 स्टार और 4 स्टार होटल ओपन करते हो तो आपको 5 years टैक्स हॉलीडे मीन 5 साल तक कोई टैक्स भरना नहीं है। ऐसी फैसिलिटीज गवर्नमेंट दे रही है। The launch of several branding and marketing initiatives by the government. गवर्नमेंट ने भी कई सारे ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव्स दाखिल किए। गवर्नमेंट ने कई सारे रोल मॉडल को बाजार में उतारा, जैसे कि गुजरात के लिए अमिताभ बच्चन को बाजार में उतारा था, अक्षय कुमार को भी उतारा। ऐसे मीन्स द लॉट्स ऑफ ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सच एज इनक्रेडिबल इंडिया, ये नाम दिया है, अतिथि देवो भव हैज प्रोवाइड अ फोकस इम्पेशस टू द ग्रोथ, ये इसका ग्रोथ के लिए ये सब ब्रांडिंग मार्केटिंग लेवल को एक फोकस किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने इसके लिए एक और पहल की है, ई वीजा, जो फॉरेनर्स है जिसको यहाँ घूमने के लिए आना है इसको गवर्नमेंट ई वीजा दे रही है। In November 2016, 3 tourist visa ETV scheme, which was launched on 27 September 2014 for the nation of 43 country. 43 country के लिए 27 नवंबर 2014 को ETV स्कीम लॉन्च हुई थी। तब was रीनेम, उसका रीनेम किया गया है ई वीजा। कब? नवंबर 2016 में। विल बी 3 सब कैटेगरी, दैट इज ई टूरिस्ट वीजा, सी बिजनेस वीजा एंड ई मेडिकल वीजा। तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रायर टू लॉन्च, ये जब प्रायर नहीं हुआ था, ये जब लॉन्च नहीं हुआ था, उसके पहले ई टीवी फैसिलिटीज वाज अवेलेबल फॉर नेशनल ऑफ 12 कंट्रीज। 12 कंट्रीज के नेशनल को हम ई टीवी वीजा दे रहे थे। ये जो थी ना 2014 में, उसको 12 नेशंस को ही हम ये ये ई वीजा दे रहे हैं, ई टीवी वीजा दे रहे थे एज ऑफ नाउ। लेकिन अब हमने जो ई वीजा डिक्लेयर किया है उसमें भी 3 अलग अलग नाम है। कौन सा नाम है? तो ई टूरिस्ट वीजा, ई सी बिजनेस वीजा और ई मेडिकल वीजा। तो इट शुड बी कवर्ड 167 कंट्रीज। पहले तो 12 कंट्रीज ही थी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है, जो हमने आगे बताया कि गवर्नमेंट भी अपना दिलो जान से इसका बढ़ावा देने में एफर्ट्स में लगे हुए हैं। गवर्नमेंट ने भी फॉर क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड क्लास टूरिज्म डेवलप करने के लिए रिलेटेड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड द फॉलोइंग स्कीम। मींस गवर्नमेंट को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी देने थे, उसके लिए गवर्नमेंट ने कितनी स्कीम डेवलप की है? 3 स्कीम। एक स्वदेश दर्शन, दूसरा है प्रसाद और तीसरा अदर इनिशिएटिव्स है। तो हर एक क्या है? तो स्वदेश दर्शन इंटीग्रेटेड development of tourist culture on specific themes. Scheme was launched by Ministry of Tourism on March 9, 2015. Swadesh Darshan, integrated development of tourist circuit on
स्पेसिफिक थीम, एक कोई थीम के जरिए ये डेवलप किया गया है। तो कब डेवलप किया गया है? तो मार्च 9 2015 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट। थीम बेस्ड मीन्स कोई थीम होती है, उस थीम के जरिए हम डेवलप, वो कौन सी थीम होती है आगे दिखाएंगे। टू कैटर द बोथ मास एंड नीचे टूरिज्म। Subsequently, in January 2015, Ministry of Tourism launched the Swadesh Darshan scheme with the following 5 circuit. हिमालय सर्किट, कौन सी सर्किट थी देखो, तो हिमालय सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, कृष्णा सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट और कोस्टल सर्किट। और उसके बाद 15, 16 और 17 में 10 मोर थीम सर्किट एडेड किया। कौन सा? डेजर्ट सर्किट, ट्राइबल सर्किट, मीन्स अलग अलग जगह फरने का, अलग अलग हर एक सर्किट का एक अलग अलग मोटिव है, अलग अलग पर्पज है, और उसको इस तरह से नाम दिया गया है और उस तरह से वहां से फैसिलिटी है। डेजर्ट सर्किट में क्या होगा, डेजर्ट पे ले जाएंगे, वहां टेंट वगैरह होगा, ऐसा। ट्राइबल सर्किट मीन जो विलेजेस है, जहाँ बहुत पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन उसका भी रहने का एक अलग तरीका होता है, तो वो दिखाने के लिए गवर्नमेंट ने टूरिज्म सर्किट, ट्राइबल सर्किट है, इको सर्किट है, वाइल्ड लाइफ सर्किट जहाँ बहुत जंगली जानवर होते हैं, रूरल सर्किट है, स्पिरिचुअल सर्किट जहाँ आध्यात्मिकता होती है, रामायणा सर्किट जहाँ रामायण के सब पार्ट्स है। जो फॉरेन वाले को ये बहुत अट्रैक्टिव करते हैं, उन लोगों ने सुना है, लेकिन वो एग्जैक्ट प्लेस कहाँ है वो देखने के लिए उनका मन बहुत आकुल व्याकुल होता है। तो ये सब इसी को अट्रैक्ट करने के लिए ये सब डेवलप किया गया है। हेरिटेज सर्किट और तीर्थंकर सर्किट एंड सूफी सर्किट, जो सूफी लोग होते हैं, साधु संत लोग होते हैं, वर एडेड इन द स्कीम मेकिंग इट टू द 15 थीम सर्किट। पहले 5 थी, दूसरी 10 ऐड किए। 5 pan India mega circuit have also been identified, namely इसमें से 5 मेगा सर्किट हुए हैं। कौन सा? रामायण, कृष्णा, बुद्धिस्ट मेगा सर्किट, हिमालय एंड एडवेंचर सर्किट, वर्ल्ड हेरिटेज सर्किट, कोस्टल एंड वाइल्ड लाइफ सर्किट। टू शोकेस इंडिया, इंडिया का जो अपना ओन रिलीजियस ओन, अपना अपना इंडिया का अपना खुद का जो एक अलग प्रकार का जो दुनिया में कहीं नहीं है, वो बताने के लिए ये डेवलप किया है, उसको शोकेस करने के लिए। एज अ लैंड ऑफ बुद्धा, हमारा देश बुद्धिस्ट का देश है, मीन्स हमारे बुद्ध भगवान यहाँ हुए थे। चाइना में है, तो चाइना में ये इसके बहुत सारे अनुयायी है, लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ। तो उसको डेवलप करने के लिए एंड डेस्टिनेशन फॉर स्पिरिचुअल एंड एडवेंचर टूरिज्म। So it is a developing critical tourism infrastructure in the country. यहाँ क्या लिखा था? Focus under the scheme is to develop public facilities like last mile connectivity, means वहाँ तक आप जा सकते हो, वहाँ इंटरनेट सर्विस होनी चाहिए, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर, वे साइड एम्यूनिटीज, मीन्स रास्ते के आजू बाजू भी एम्यूनिटीज मिलनी चाहिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, इल्यूमिनेशन, लैंड स्क्रैपिंग, पार्किंग एक्सेट्रा, ये सब भी सर गवर्नमेंट ने डेवलप किया है। वेयर प्राइवेट सेक्टर इज नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट, जहां पर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, वहां गवर्नमेंट ने अपना फोकस किया है। ड्यूरिंग 18-19 tourism of 7 project worth rupees 384.67 crore for sanction under the Swadesh Darshan scheme. दूसरा है प्रसाद, द नेशनल मिशन फॉर प्रसाद, PRASAD means pilgrimage, rejuvenations and spiritual usmentation drive scheme launched by Ministry of Tourism in March 9, 2015 for किसके लिए? For the development and beautification of pilgrim sites, to tap the growth of domestic tourist driven by the spiritual religious sentiment। जो स्पिरिचुअल जगह है, सेंटिमेंट रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, जहाँ धार्मिक लोग ज्यादा रहते हैं, उसको डेवलप करने के लिए प्रसाद डेवलप किया गया है। पिलिग्रिमेज
प्रिजवेंशन एंड स्पिरिचुअल जुजवेंटेशन ड्राइव। तो पिलिग्रिमेज साइट को ग्रोथ करने के लिए कौन सा स्कीम डेवलप किया गया है, ऐसा वो एमसीक्यूज में पूछेंगे। The scheme seeks to engagement tourism infrastructure at a place of pilgrim to provide better facilities to pilgrim tourist। जो टूरिस्ट होते हैं उसको बेटर फैसिलिटी मिले, इसीलिए यहाँ उसका जो मोटो रखा है वो कौन से सिटी में है, ये सब 13 सिटीज अजमेर, केदारनाथ, यहाँ सब टूरिस्ट प्लेस कैसे है, तो जहाँ आप रिलीजियस स्पिरिचुअल जगह बोल सकते हैं, अजमेर, मथुरा, वाराणसी, गया, पुरी, द्वारका, हमारे गुजरात का द्वारका है, अर्नावती है, कांचीपुरम है, वेलनकोनी है, गुवाहाटी है एंड पटना है। तो ये सब यहाँ प्रसाद में उसको इंक्लूड किया गया है। मीन्स जो स्पिरिचुअल मैटर को डेवलप करने के लिए ये जगह को डेवलप किया गया है। कितनी है? 13। अदर इंसेंटिव, आदर्श स्मारक है, तो नेक्स्ट बाइनियल इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव है, और स्टैच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई यूनिवर्सिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जो जिसको एसओयू हम बोलते हैं, बरोबर। ये बूस्ट, ये सब किसके लिए है? बूस्ट ऑफ द टूरिज्म सेक्टर। उसका हेड कितना है? सपोज के कभी कभी वो एमसीक्यू में पूछे तो 182 मीटर्स। ओके, टू पुट द इंडिया ऑन द वर्ल्ड टूरिज्म मैप। इंडिया में सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी एक स्टैचू है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसा एक डेवलप करने के लिए, उसको वर्ल्ड के मैप पे रखने के लिए ये डेवलप किया गया है। तो ये सब थियरी में से कोई ना कोई एमसीक्यूज आएगा। ओके, तो ये एमसीक्यूज वाला कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत अच्छी तरह से देखना है। जहां जहां मैंने अंडरलाइन किए वहां वहां आपको अंडरलाइन करनी है। ओके, गुड गुड।